सभी साथियों को नमस्कार और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप सबों का मोस्ट अवेटेड टॉपिक जेनेटिक्स की। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई छात्रों ने लगातार कमेंट करा, व्हाट्सएप पे मैसेज करा कि गुरुजी अनुवांशिकी आप कभी नहीं पढ़ा है, एक बार पढ़ा दो, एग्जाम हम लोगों का नजदीक आ रहा है। तो मेरे मित्र, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग अनुवांशिकी का जो पूरा निचोड़ है उसको डिस्कस कर लेंगे। और यकीन मानिए कि अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में अनुवांशिकी से पूछे जाने वाले जो सवाल होंगे उसमें आपको थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, हम लोग का टॉपिक है अनुवांशिकी, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। तो पहला सवाल ये है कि गुरुजी ये होता क्या है। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान दो कि आपके आसपास में बहुत सारे जीव जंतु मौजूद हैं। आप सभी ने रिसेंटली हमारे साथ प्लांट डायवर्सिटी को पढ़ा, फिर साथ में एनिमल डायवर्सिटी को पढ़ा, सिंपली हम कहें तो बायोडायवर्सिटी को आपने पढ़ा। आपने देखा कि प्लांट के भी बहुत सारे प्रकार हैं, जंतुओं के भी बहुत सारे प्रकार हैं। क्या मेरे मित्र, जो जंतुओं के अलग अलग प्रकार हैं उसमें आपको कुछ भिन्नताएं नजर आती है? आप कहेंगे बिल्कुल, प्लांट में भी भिन्नताएं नजर आती है। और इसी बेस पे हम लोगों ने प्लांट के अलग अलग किंगडम को पढ़ा, एनिमल के अलग अलग किंगडम को पढ़ा। लेकिन मेरे मित्र, अगर हम लोग बात करते हैं इस भिन्नता की, मतलब जो हमें दिखाई पड़ती है, वो अगर मानवों में हो तो कैसा होगा? मानवों में हो तो कैसा होगा? या फिर सर जो भिन्नताएं हैं वो होती ही क्यों है? तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि जितने भी जीव जनन प्रक्रिया के द्वारा नए जीव उत्पन्न करते हैं, जो भी जीव जनन प्रक्रिया के द्वारा नए जीव उत्पन्न करते हैं, तो मेरे मित्र नए जीव में जो प्रॉपर्टीज होती है वो उसके माता पिता के अकॉर्डिंग होती है। अब आपके आसपास में अगर कोई छोटा सा बच्चा पैदा होता है, जन्म लेता है, तो बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि इसका जो नाक है वो इसके मौसी पे गया है, इसका जो कान है वो इसके मामी पे गया है, और इसका जो होंठ है वो इसके पापा पे गया है। तो ये इस तरह की जो बातें होती है कि फलानमा का कान एकरा पर गया है, चिलनमा का नाक एकरा पर गया है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, और आप सभी जान रहे हैं कि अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, दोनों ही जगह पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? आप कहेंगे पेरेंट्स देखने को मिलेंगे, या आप कह सकते हो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो पेरेंट सेल देखने को मिलेंगे। आप कहेंगे बिल्कुल। अब हम जरा सा अगर गौर फरमाएं किस पे, पेरेंट सेल पे, तो पेरेंट सेल किसके लिए होगा? और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए भी होगा। हाँ, ये अलग बात है, हाँ ये अलग बात है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है? सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होती है। और मेरे भाई, सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होने का मतलब क्या हुआ? सिंगल पेरेंट्स की जरूरत होने का मतलब क्या हुआ कि अलैंगिक प्रजनन में जनन के लिए जो पेरेंटियल सेल चाहिए वो केवल और केवल एक होता है। जैसे आपको मालूम है कि गुलाब के पौधे का टहनी आप काट करके किसी दूसरे जगह लगा दोगे तो क्या पाओगे? आप कहेंगे गुलाब का पौधा ही पाएंगे। हाइड्रा के शरीर से मुकुलन के थ्रू क्या होता है? जनन की प्रक्रिया होती है। तो हाइड्रा के थ्रू जो जनन की प्रक्रिया होगी उससे हमें फिर हाइड्रा ही मिलेगा। और यह संभव है कि जो नया हमें हाइड्रा मिलेगा और जो पुराना हाइड्रा है उसमें अंतर बहुत ना देखने को मिले, लेकिन थोड़ी सी अंतर होगी। आप कहेंगे सर उसको इग्नोर किया जा सकता है। अब हाइड्रा जो है वो हाइड्रा की तरह ही होगा, गुलाब का पौधा गुलाब की तरह ही होगा। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि गुरुजी चूंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इस प्रक्रम में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा हुए जीव में जो भिन्नताएं होती है वो क्या होती है? कम देखने को मिलती है। यानी कि आप कह सकते हो जो डायवर्सिटीज होती है वो कम देखने को मिलती है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अलैंगिक प्रजनन में विविधता कम देखने को मिलती है। अलैंगिक प्रजनन में विविधता कम होती है। क्या होती है सर? विविधता कम होती है। लेकिन मेरे मित्र, अभी जो हमने बात करा कि कोई आसपास में न्यू बच्चा पैदा होता है तो लोग उसको कहते हैं इसका नाक इसके जैसा है, इसका मुंह इसके जैसा है, कान इसके जैसा है। एक्चुअली में क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डबल पेरेंट्स की जरूरत होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होती है? डबल पेरेंट्स की जरूरत होती है। और मेरे मित्र, वो डबल पेरेंट्स कौन होते हैं? तो आप कहेंगे एक मेल होता है और एक फीमेल होता है, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है।
अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स आपस में डिफ्यूज होते हैं, फिर जाकर के मेरे मित्र क्या होता है, न्यूबॉर्न बेबी तैयार होता है, उसके लिए जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो इसके जो प्रॉपर्टीज होंगे वो किसके जैसा होगा? आप कहेंगे गुरुजी इसके पिता और माता के जैसा होगा। किसके जैसा? इसके पिता और माता के जैसा होगा। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अब ये जो मेल फीमेल हैं ये भी किसी के बाल बच्चे रहे होंगे। अब इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होगी वो क्या होगी? सर उसके माता पिता का होगा। अब उसके माता पिता भी किसी के बाल बच्चे रहे होंगे, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होगी सर उसके माता पिता का होगा। तो हमारा सीधा सा मतलब आपको ये था कि अलैंगिक प्रजनन में विविधता कम देखने को मिलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यानी कि लैंगिक जनन में विविधता ज्यादा देखने को मिलती है। विविधता यानी कि डाइवर्सिटी क्या देखने को मिलती है? आप कहेंगे सर ज्यादा होती है। और ये जो हमें बहुत ज्यादा भिन्नताएं नजर आती है वो किसके वजह से? तो हम कहते हैं कि उसका माता पिता ही कुछ इस तरीके का था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मानवों में पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, उसके माता पिता यानी कि उसके जनकों का जो लक्षण होता है वो ट्रांसफर होता है। तो मेरे भाई आप सभी ये ध्यान में रखना कि माता पिता के द्वारा उसके सर जो संतति कोशिका है उसमें जो अनुवांशिक गुण या आप कह सकते हो कि पीढ़ी दर पीढ़ी सर गुणों का संचरण होता है वो क्या कहलाते हैं? अनुवांशिक गुण कहलाता है। और ये जो युग्मकों के थ्रू मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स क्या बनेंगे? आप कहेंगे युग्मक है मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स, ये जाइगोट बनेंगे। तो ये युग्मकों के थ्रू जो माता पिता से बच्चों में क्या जाते हैं सर? अनुवांशिक गुण जाते हैं, इसको हम लोग अनुवांशिकता कहते हैं। तो आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि अनुवांशिकी का मतलब क्या होता है? अनुवांशिकी का मतलब होता है सर जीवों, प्रत्येक जीव का अलग अलग गुण होता है या प्रत्येक जीव की अपनी अपनी सर प्रॉपर्टीज होती है। तो जीवों के गुण का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होना क्या कहलाएगा? अनुवांशिक गुण। जीवों के किसी पैरेंटियल गुण का पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होना अनुवांशिक गुण कहलाएगा। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से ये गुण क्या हो रहे हैं, अनुवांशिक गुण युग्मक के माध्यम से ट्रांसफर हो रहे हैं, तो उसको हम लोग अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटरी कहेंगे। क्या कहेंगे? अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटरी कहेंगे। तो मेरे मित्र ये चीज आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अलैंगिक प्रजनन में विविधता कम होती है, लैंगिक जनन में विविधता ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हमारा आप कह सकते हो मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स होता है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग देखने को मिलती है। मेरे भाई इस विविधता को आप अपने आसपास, आप अपने घर में भी महसूस कर सकते हो। आप में से बहुत सारे आपके कुछ दोस्त ऐसे होंगे जिसका कान जो है वो जुड़ा हुआ होगा। अगर गौर से देखा जाए तो हमारा भी कान जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर हम अपने भाई का कान देखेंगे तो वो सर यहां से जुड़ा नहीं होगा। इसको चला कर्णपाली कहते हैं, याद रखना। इसको क्या कहते हैं? ये जो गाल से जुड़ा हुआ है इसको कर्णपाली कहते हैं। और ऐसे लोग आपके आसपास में भी दिख जाएंगे। तो ये क्या है? एक तरह से विविधताएं हैं, भिन्नताएं हैं। और आप कह सकते हो कि ये जेनेटिकल प्रभाव है, अनुवांशिकीय प्रभाव है। आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे आपके दोस्त भी होंगे जिसका क्या होगा, तो आप सभी देखेंगे कि कर्णपाली गाल से जुड़ा हुआ है, और बहुत सारे ऐसे होंगे जिसका कर्णपाली गाल से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये क्या है? एक प्रकार के लक्षण है जो कि प्रभावी रूप से दिख रहा है और कहीं पे प्रभावी रूप से नहीं दिख रहा है। तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अगर हमारे एग्जाम में अनुवांशिकी और अनुवांशिक गुण से संबंध, अनुवांशिकता का परिभाषा पूछ दिया जाए कि क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे? मोटे तौर पे आपको ध्यान में रख लेना है ये चीज। जब भी हम अनुवांशिक गुण की बात करेंगे, किसकी? अनुवांशिक गुण की बात करेंगे, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स की बात करेंगे, तो क्या कहिएगा कि प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतान में संचरित होते हैं, और ऐसे गुणों को अनुवांशिक गुण कहा जाता है। ऐसे गुणों को अनुवांशिक गुण कहा जाता है। तो मैंने आपको जो समझाया वही चीज यहां पे अपने लैंग्वेज में लिख करके पहले से रखा है ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। तो क्या कहिएगा कि गुरुजी प्रत्येक जीव में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता अर्थात जनकों से उनके संतान में संचरित होते हैं, और वही गुण अनुवांशिक गुण कहलाता है। और जैसे कि मैंने आपको कान का जुड़ा हुआ और कान का अलग होने वाली बात बताई, आप अपने आसपास में ढूंढेंगे तो ये देखने को मिल जाएगा। ये क्या है? आप कहेंगे सर हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, या हम कह सकते हैं सर जेनेटिकल प्रॉपर्टीज है।
अब सवाल ये है कि सर जी अनुवांशिकता केकरा कहेंगे? तो ये जो अनुवांशिक गुण आएगा माता पिता से वो किसके थ्रू? आप कहेंगे युग्मक के थ्रू, क्योंकि आपको मालूम है कि वेन एवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर अकर, जब कभी भी लैंगिक जनन की प्रक्रिया होगी, देन वी हैव अ नीड ऑफ डबल पेरेंट्स। एट द फर्स्ट इज नॉन एज मेल, सेकेंड इज नॉन एज फीमेल। अब मेल के बॉडी से आप कहेंगे स्पर्म रिलीज होगा, फीमेल के बॉडी से ओवम रिलीज होगा। अब ये स्पर्म और ओवम सर आपस में डिफ्यूज होंगे, तो ये जो स्पर्म और ओवम है एक्चुअली में ये क्या कहलाते हैं सर? दे आर नॉन एज मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। अब व्हेन द मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स आर डिफ्यूज टुगेदर देन दे फॉर्म जायगोट। तब ये क्या करता है सर? जायगोट फॉर्म होता है। तो मेरे मित्र सिंपल सी बात है कि मेल के बॉडी से जो स्पर्म निकल रहा होता है, फीमेल के बॉडी से जो ओवरी निकल रहा होता है, तो इसी स्पर्म और ओवरी में क्या होते हैं सर? क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, जो कि क्या होते हैं सर? अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। यानी कि आप कह सकते हो डीएनए मौजूद होते हैं, जिसको हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और क्या कहते हैं गुरुजी? ये अनुवांशिक पदार्थ है और ये क्या करता है? अनुवांशिक गुणों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। और इसीलिए तो बोला जाता है कि अगर किसी का भी सर मतलब शक होता है या कोई ऐसे लोग हैं जो दावा ठोक रहे हैं, कोई बड़ा आदमी है जैसे मान लो मिलेनियर, अब कोई गया और कोर्ट में जाकर के दावा ठोक रहा है कि हम जो है उसके संतान है, काहे? उसका प्रॉपर्टीज हो जाए, संपत्ति हो जाए हमारा, तो मेरे मित्र उस केस में डीएनए टेस्ट करवाई जाती है। किस लिए? कि अगर आप उसके संतान होंगे तो उसका कुछ ना कुछ हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर जरूर होगा। अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, नहीं मैच कर रहा है तो नहीं है, बात खत्म। तो मेरे मित्र आप सभी को यह ध्यान में रखना होगा कि जब भी हम अनुवांशिकता की बात करेंगे तो यह अनुवांशिकता क्या होगा? आप कहेंगे जनकों से उसके संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से। किसके माध्यम से? युग्मक। यहां पे किसको बोला जा रहा है? गैमेट्स को बोला जा रहा है। किसको बोला जा रहा है? गैमेट्स को। और ये युग्मक गैमेट्स के रूप में कौन होगा चला? आप कहेंगे स्पर्म और ओवम। तो इसीलिए मैंने लिखा जनकों से उसके संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। तो कोई भी आपसे ये सवाल कर दे कि ये बताओ कि हेरिडिटरी क्या होती है, तो आप सभी क्या कहेंगे? आप कहेंगे जनकों से उसके संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों यानी कि गैमेट्स के माध्यम से। गैमेट यहां पे कौन है? स्पर्म और ओवम। स्पर्म और ओवम के माध्यम से पैतृक गुणों का संचरण क्या कहलाता है? अनुवांशिकता कहलाता है। अब मेरे मित्र याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इस इतने ही बात से जो सवाल पूछे जाते हैं वो कैसे? तो पहला सवाल तो ये पूछ लिया जाता है कि अनुवांशिकता का अध्ययन बायोलॉजी के निम्नलिखित में से किस शाखा में किया जाता है? और दूसरा सवाल पूछा जाता है कि हु वाज नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है? तो मेरे मित्र घबराने की जरूरत नहीं है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? बात करेंगे अनुवांशिकता और विभिन्नता के अध्ययन के लिए जीव विज्ञान की शाखा की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी जीव विज्ञान की जो शाखा है जिसमें हम लोग अनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं उसको अनुवांशिकी कहते हैं। इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं। तो आप सभी ये कह सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जहां पे अनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, क्या कहिएगा? आप कहेंगे अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जहां पे किसका अध्ययन किया जाता है? आप कहेंगे अनुवांशिकता और विभिन्नता का क्या कहलाएगा? अनुवांशिकी कहलाएगा। अब अनुवांशिकी का जनक आप सभी याद रखेंगे, अनुवांशिकी का जनक जॉन ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है। जॉन ग्रेगर मेंडल को बोला जाता है। जॉन ग्रेगर मेंडल, याद रखिएगा, कई बार ये सवाल पूछे गए। अब इसके बारे में ये स्पेशल हिंट आप सभी ध्यान में रखना, आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। मेरे मित्र जॉन ग्रेगर मेंडल जो थे वो एक तरह से कह सकते हो कि एक मठ में रहते थे। आप कह सकते हो कि वो ईसाई थे और वो जो मतलब कह सकते हो मठ वगैरह होता है वहां पे वो अपना गुजारा कर रहे थे। अब वो अपने गार्डन में जो मटर के पौधा था सर उस पे वो रिसर्च करना चाहते थे। यूं तो वो अनुवांशिकता के बारे में लंबे समय से रिसर्च कर रहे थे, लेकिन जो गार्डन में मटर का पौधा था उस पे वो बहुत ज्यादा रिसर्च किए। और मेरे मित्र जनरली जॉन ग्रेगर मेंडल मटर के पौधे पर प्रयोग करके ही अनुवांशिकता के बारे में एक्सप्लेन किए और उसे अनुवांशिकी का जनक बोला गया। इनके साथ दुर्भाग्य ये रही कि इन्होंने जो अपना प्रयोग मटर के पौधा पर करा था उसको
1866 ईस्वी में क्या करा, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रकाशित करा। तो अगर आपसे आपके एग्जाम में यह सवाल पूछ लिया जाए कि मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर किए गए प्रयोग को निम्नलिखित में से किस वर्ष और कहां पर प्रकाशित किया गया, तो आप सभी कहेंगे मेंडल ने अपने प्रयोग को सबसे पहले 1866 ईस्वी में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में प्रकाशित करा। ये ब्रून जो है वो ऑस्ट्रिया का एक शहर है मेरे मित्र, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो मेरे मित्र 1866 में मेंडल साहब ने जो अपना मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करा था उसको इन्होंने प्रकाशित तो कर दिया, लेकिन सर वैज्ञानिक जगत का या आप कह सकते हो विज्ञान जगत का यह दुर्भाग्य रहा कि 34 वर्षों तक यानी कि 34 ईयर तक मेंडल के प्रयोग पे किसी अन्य वैज्ञानिक ने ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा मेंडल अपने सारे प्रयोग को करते करते मर गए और उनके मरने के बाद सन 1900 में इनके प्रयोग को क्या किया गया, तो मेरे मित्र जो निष्कर्ष थे उनको मान्यता मिली। तो आपसे अगर यह सवाल करा जाए कि मेंडल के द्वारा मटर के पौधे पर किए गए प्रयोग को निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया गया था, आप कहेंगे 1866। मेंडल के द्वारा किए गए प्रयोग को निम्नलिखित में से किस वर्ष सर वैज्ञानिकों के द्वारा मान्यता मिली, तो आप सभी कहेंगे 1900। कब मिली, 1900। और ये कितने वर्षों बाद था, तो आप सभी कहेंगे 34 वर्षों बाद। कितने वर्षों बाद, 34 वर्षों बाद। तो ये दो सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप सभी इसका खास ख्याल रखिएगा। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो ठीक है, अब हम ये समझ चुके हैं यहां से कि आनुवांशिक गुण क्या होता है, आनुवांशिकता क्या होता है और इसका हम अध्ययन कहां करते हैं और इसका जनक कौन है। लेकिन सर मेंडल ने जो आनुवांशिक गुणों को समझने के लिए मेंडल के पौधे पर, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, वो प्रयोग क्या था, तो मेरे मित्र आइए उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी ये मास्टर स्ट्रोक ध्यान में रख लीजिएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। क्या है सर ये मास्टर स्ट्रोक? तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि गुरुजी मेंडल साहब ने मटर के पौधे पर कौन सा प्रयोग करा, उसके प्रयोग से हम क्या समझ पा रहे हैं, क्या निष्कर्ष निकला, वो जो प्रयोग करा उसमें वो चाहता क्या था। तो ध्यान में रखिएगा कि इन सभी सवालों का जवाब आपके इस मास्टर स्ट्रोक में है। मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था इसके लिए उन्होंने मेरे मित्र मटर के 7 जोड़ी गुणों का अध्ययन करा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था कि मेंडल ने आनुवांशिकी के प्रयोग के लिए मटर के निम्नलिखित में से कितने प्रकार के गुणों का अध्ययन करा। आप सभी कहेंगे मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के 7 जोड़ी गुणों का क्या सर, गुणों को चुना और जिनमें से प्रत्येक जोड़े का एक गुण प्रयोग के दौरान दूसरे गुण को दबाने की क्षमता रखता था। जब आप कहेंगे गुरुजी ये कौन सा बात हुई, तो पहला तो चला ये क्लियर कर लो कि मेंडल ने जो अपना प्रयोग करा था उस प्रयोग में उन्होंने मटर के 7 जोड़ी गुणों को चुना, मटर के पौधे के 7 जोड़ी गुणों को चुना। अब दूसरा लाइन ये कहा गया कि प्रत्येक जोड़ी का गुण जो था, प्रत्येक जोड़े का एक गुण प्रयोग के दौरान दूसरे गुण को दबाने की क्षमता रखता था। तो यहां पे जो पहला गुण था उसको मेंडल ने प्रभावी माना, जो पहला गुण था प्रभावी माना, और जो सर दूसरा गुण था उसको अप्रभावी यानी कि मेरे मित्र रिसेसिव माना। तो ध्यान रखिएगा कि मेंडल के प्रयोग में जिस गुण को मेंडल ने देखा कि ये स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है उसको उन्होंने प्रभावी लक्षण माना, यानी कि वैसा गुण जो दूसरे प्रॉपर्टीज को दबा दे रहा है, अपना प्रभाव छोड़ रहा है, उसको उन्होंने प्रभावी गुण कहा, यानी कि प्रभावी डोमिनेंट कैरेक्टर्स कहा। और जो मेरे मित्र मतलब जो प्रॉपर्टीज दब जा रही थी उसको रिसेसिव यानी कि अप्रभावी गुण कहा। तो यहां पे जो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए 7 जोड़ी गुण को चुना जिनमें से प्रत्येक जोड़े का एक गुण प्रयोग के दौरान दूसरे गुण को दबाने की क्षमता रख रहा था। तो जाहिर सी बात है कि जो पहला गुण होगा वो प्रभावी होगा, तो उसको उन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर्स बोल दिया। अब जो दब जा रहा था उसको उन्होंने अप्रभावी बोल दिया। अच्छा, हम बहुत ज्यादा इस चीज को हिडन नहीं रख सकते हैं क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि मेंडल ने जो प्रयोग करा उसमें लंबा पौधा भी लिया, बौना पौधा भी लिया। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि मेंडल ने जब एक जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधे को आपस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, यानी कि शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना के बीच जब उन्होंने क्रॉस करवाया,
मतलब शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा, तो उन्होंने क्या पाया कि शुद्ध लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा के मोनोहाइब्रिड क्रॉस से जो एक नया हमें संतति मिल रही है वो पूरे के पूरे क्या हो रहे हैं, शुद्ध लंबा हो रहे हैं। तो यहां पे लंबाई वाला जो गुण था वो प्रभावी रूप से दिख रहा था, तो मेंडल ने इसे क्या बताया, ये प्रभावी यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, जबकि जो बौना वाला गुण था वो छिप जा रहा था। तो मेंडल ने बौनेपन को क्या बताया, सर ये रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं यानी कि अप्रभावी लक्षण है। आपके मन में आएगा कि गुरुजी ये मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 जोड़ी जो मटर का पौधे का गुण चुना था वो कौन कौन सा था, आपके एग्जाम में इसे सवाल पूछे गए थे। तो याद रखिएगा कि मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए मटर के 7 जोड़ी जो गुण थे उसमें पहला था बीजों की आकृति, बीजों की आकृति गोल और झुर्रीदार बीज, इन्होंने 2 प्रकार के बीज पे किया था। बीज पत्र का रंग मेरे मित्र इन्होंने पीला और हरा बीज पत्र के, यानी कि आप कह सकते हो गोल पीला हरा झुर्रीदार, इस पे इन्होंने क्या करा, तो आप सभी कहेंगे सर प्रयोग करा था। इस गुण को लेकर के उन्होंने अपने चीजों को समझाने का प्रयास करा। अब पुष्प का रंग, तो उन्होंने सर लाल और सफेद, फली की आकृति चिकनी, फली का रंग हरा और पीला, पुष्प की स्थिति और फिर पौधे की लंबाई। तो मेंडल ने मटर के पौधे का जो 7 जोड़ी गुण को चुना अपने प्रयोग के लिए, वो कौन कौन से थे, आप कहेंगे बीजों की आकृति, बीज पत्र का रंग, पुष्प का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प की स्थिति, पौधे की लंबाई। इसको याद रख लीजिएगा। अब एग्जामिनर आपको लपझाने के लिए चला, आपको एकदम भटकाने के लिए क्या कहा देगा कि मेंडल द्वारा प्रयोग किए गए मटर के 7 जोड़ी गुण में से निम्नलिखित में से कौन से गुण नहीं है। तो आपको अगर ये 7 नाम न याद है तो कंफ्यूज तो करिएगा चला सी। तो आप सभी क्या करेंगे कि बीजों की आकृति गोल पीला और मतलब गोल और झुर्रीदार, ये चीज तो आपको याद ही रहेगा। बीज पत्र का रंग पीला और हरा, और साथ ही पुष्प का रंग, फली की आकृति, फली का रंग, पुष्प की स्थिति, पौधे की लंबाई। ये 7 1 से 2 बार पढ़ेंगे, आपको याद हो जाएगा, आपके माइंड में आ जाएगा। अब मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इस 7 जोड़ी गुण के अलावा जो मेंडल ने अपना मतलब प्रयोग जारी रखा, उसके लिए उन्होंने 2 विधि अपनाई, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। ध्यान देना, एनसीईआरटी की बातों को समझने के लिए जो मैं अभी आपको समझा रहा हूं ये समझना बहुत ही जरूरी है। और अगर इतना समझ लिए चला तो आपको एनसीईआरटी की बातें फीकी सी लगेगी, आपको लगेगा कि चलो जो जरूरी चीज था वो तो गुरुजी ने पहले ही बता दिया। इसको आप ध्यान से समझना। अभी हमने ये समझा कि सर ये पूरे आनुवांशिकी का बीड़ा कौन उठाया, मेंडल ने उठाया। अब मेंडल ने जो प्रयोग करा वो किस पे, मटर के पौधे पे। अब मटर के पौधे का जो गुण था वो किसको सेलेक्ट करा, इन 7 गुण को सेलेक्ट करा। तो अब इसके अनुवांशिक लक्षण को वो कैसे समझे, तो फिर मेरे मित्र मेंडल ने 2 प्रोसीजर की, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब ध्यान से समझना, यहां पे जो बातें कही गई है कि मेंडल ने पहले 1 जोड़ी विपरीत गुण और फिर 2 जोड़ी विपरीत गुण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने क्या करा, सर पहले 1 जोड़ी विपरीत गुण वाले जो मटर के पौधे थे उस पे अपना अध्ययन करा, और फिर 2 जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधे जो थे उस पे अध्ययन करा। तो 1 जोड़ी, तो आप सभी याद रखेंगे, 1 जोड़ी को एक संकरीय क्रॉस कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और 2 जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधे के लिए उन्होंने क्या करा, सर डाइहाइब्रिड क्रॉस, जिसको हम लोग द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि मेंडल ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रयोग का सत्यापन करा, तो आप कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, तो सर 1 जोड़ी विपरीत गुण वालों के बीच, 1 जोड़ी विपरीत गुण वाले पौधों के बीच में क्या किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण करवाया जाता है। अब ध्यान रखेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है, एक संकरीय क्रॉस क्या है। तो जब 2 पौधों के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो इसे हम लोग एक संकरीय क्रॉस कहते हैं। एक इकाई लक्षण का क्या मतलब हुआ, मतलब सर उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें से किसी एक लक्षण, जैसे ये आप टीटी देख रहे हो, इस टीटी को हम लोग शुद्ध लंबा कहते हैं। क्या कहते हैं सर, शुद्ध लंबा कहते हैं, शुद्ध लंबा। और ये जो छोटा वाला टीटी है ये आपको शुद्ध बौना नजर आता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि मेंडल ने जब अपना 1 जोड़ी विपरीत गुण के बीच
क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया तो इन्होंने देखा कि जो पौधा प्राप्त हो रहा है वो टी और टी के रूप में है, और इसको भी मेंडल ने क्या कहा कि सर जो बोनापन होगा उसके लिए टी और टी, यानी कि छोटका टी होना चाहिए। बोनापन अगर कहीं पे भी शो हो रहा है तो छोटका टी होना चाहिए, लेकिन अगर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी है तो इसको लंबा ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि लंबाईपन का गुण इस पे प्रभावी है। लंबाईपन का गुण क्या है? प्रभावी है। तो मेंडल ने अपने एक संकरीय क्रॉस में जब दो पौधों के बीच एक जोड़ी या एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया तो उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि जो पौधा प्राप्त हो रहा है उसमें जो लंबापन का गुण है वो प्रभावी रूप से दिख रहा है। तो यहां पे लंबापन के गुण को क्या बोला गया? सर डोमिनेंट कैरेक्टर्स। और जो बौनापन का गुण था उसको क्या बोला गया? सर रिसेसिव कैरेक्टर्स, यानी कि अप्रभावी लक्षण। और मेरे मित्र आपके एग्जाम में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं कि एक संकरीय क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है? फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है गुरुजी? याद रखिएगा, इसको हम लोग लक्षण प्ररूपी अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षण प्ररूपी अनुपात। लक्षण प्ररूपी अनुपात। और फिनोटाइपिक रेशियो जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए होता है वो क्या होता है? 3:1। 3 आपका लंबा, 1 बौना। अब जीनोटाइपिक, इसको हम लोग कहते हैं जीन प्ररूपी अनुपात। क्या कहते हैं? जीन प्ररूपी अनुपात। और मेरे मित्र जो आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है इसके लिए जो जीनोटाइपिक रेशियो होता है वो कितना होता है? 1:2:1। तो आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए फिनोटाइपिक रेशियो आप कहेंगे 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1। अब आइएगा डायहाइब्रिड क्रॉस पे। डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? तो सर इसमें दो जोड़ी विपरीत लक्षण को क्रॉस कराया जाता है। जो आपका डायहाइब्रिड क्रॉस होता है इसमें मेंडल ने क्या करा? तो सर दो जोड़े विपरीत गुण वाले लक्षण को क्रॉस करवाया गया। और इसके लिए जो मेंडल ने डायहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने जो पौधे को शामिल करा वो कौन सा था? तो सर मटर के गोल और पीले बीज, हरे और झुर्रीदार बीज। जहां पे मेरे भाई आप सभी ये ध्यान में रखना, कि गोल एवं पीला प्रभावी लक्षण था, डोमिनेंट कैरेक्टर्स था। गोल एवं पीला प्रभावी लक्षण यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर था। और मेरे मित्र जो हरा एवं झुर्रीदार है, ये क्या था? रिसेसिव कैरेक्टर यानी कि अप्रभावी गुण। क्या था? अप्रभावी गुण। अब ध्यान दीजिएगा कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस को और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करना होगा, वो एनसीईआरटी में करेंगे, लेकिन आपके एग्जाम के लिए क्या जरूरी है हम उस पर फोकस कर रहे हैं, ताकि आप किसी भी एग्जाम में बैठो आपको यह ना लगे कि सर जी अनुवांशिकी नहीं पढ़ा है और अनुवांशिकी से क्वेश्चन ही नहीं बन रहा। आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे आज के ही सेशन से सवाल पूछे जाएंगे। अब 2-4 एनसीईआरटी से इधर बेसिक लेवल का सवाल पूछ जाए तो अलग बात है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर है सर वो यहीं पे है। तो ध्यान में रखिएगा, इसको पूरा समझना है। तो डायहाइब्रिड क्रॉस में, द्विसंकरीय क्रॉस में मेंडल ने क्या करा? तो सर मटर के गोल पीले और हरे और झुर्रीदार जो बीज से पौधे उत्पन्न होते उनको उन्होंने क्रॉस करवाया, जिसमें उन्होंने क्या पाया? जिसमें उन्होंने पाया कि गोल एवं पीला प्रभावी लक्षण है, हरा और झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण है। अब मेरे मित्र इसके लिए जो मेंडल साहब ने फिनोटाइपिक रेशियो बताया, किसके लिए सर? डायहाइब्रिड क्रॉस के लिए। वो क्या था? 9:3:3:1। क्या? 9:3:3:1। और मेरे मित्र जो इसके लिए जीनोटाइपिक रेशियो है वो क्या है? तो 1:2:2:4:1:2:1:2:1। तो आप कहेंगे गुरुजी ये पूछा जाता है? नहीं पूछा गया है अभी तक। आपके एग्जाम में जो लगातार सवाल पूछे गए हैं वो इससे कि मेंडल द्वारा किए गए डायहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो, तो आप कहेंगे 9:3:3:1। मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में निम्नलिखित में से किस प्रकार के मटर के पौधे का उपयोग किया गया? गोल पीला और हरा और झुर्रीदार। मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावी था और कौन सा अप्रभावी? आप कहेंगे गोल और पीला प्रभावी लक्षण, हरा और झुर्रीदार अप्रभावी गुण। तो मेरे मित्र ये मेंडल का आप कह सकते हो
कि एक प्रयोग था किसके लिए, आनुवांशिकी के गुणों को समझने के लिए। और इसी प्रयोग के आधार पर मेंडल ने क्या करा सर, आनुवांशिकता के 3 नियम दिए। कौन कौन से थे, तो ध्यान में रखेंगे कि पहला नियम जो था उसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाविकता का नियम, जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस भी बोला जाता है। और दूसरा जो नियम था इसको हम लोग मेंडल का पृथक्करण का नियम कहते हैं, जिसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोला जाता है। और मेरे मित्र तीसरा जो नियम था वो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम था। तो कई बार आपके एग्जाम में ये सवाल पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से मेंडल का आनुवांशिक नियम है, तो आप सभी क्या कहेंगे, पहला नियम परमाविकता का नियम कहलाएगा, दूसरा पृथक्करण का नियम कहलाएगा, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहलाएगा। याद रख लीजिएगा, पहला नियम परमाविकता का नियम कहलाएगा, दूसरा पृथक्करण का नियम कहलाएगा, और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहलाएगा। और स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। साथ ही मेरे मित्र की फैक्ट के रूप में आप सभी ये ध्यान में रख लेना, स्टार मार्क दे करके यहां पे, कि जो मेंडल का पृथक्करण का नियम था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मकों का शुद्धता नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मकों का शुद्धता नियम कहते हैं। यानी कि इसको हम लोग लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग इंग्लिश में लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। अब मेरे मित्र आप सभी के मन में आएगा कि गुरुजी ये तीनों नियम कहता क्या है। ऐसे तो ध्यान में रखिएगा कि आपके एग्जाम में सिर्फ ये नियम पूछे जाते हैं कि मेंडल ने आनुवांशिकता के लिए कितने नियम दिए। तो परमाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये आप सबों को याद रह जाएगा। लेकिन अपने जानकारी के लिए आप सभी ये ध्यान में रखिएगा कि ये परमाविकता का नियम क्या कहता है। तो आप सभी याद रखेंगे कि परमाविकता का नियम कहता है कि प्रथम पीढ़ी में उपस्थित होने वाले लक्षण क्या होंगे, प्रभावी होंगे। यानी कि जो आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ये बताता है कि प्रथम पीढ़ी में जो संतति होंगे उसमें क्या होगा, कोई ना कोई लक्षण प्रभावी होगा। आप कहेंगे इसको कैसे समझेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि मेंडल साहब ने बताया कि अगर हम लोग एक जोड़ी विपरीत गुण वाले मटर के पौधे का, जिसका नेचर क्या हो, तो सर लंबा पौधा हो और साथ में क्या हो, बोना पौधा हो, इसको अगर हम लोग क्रॉस करवाते हैं, संलयित करवाते हैं, तो क्या बनेगा, टीटी बनेगा। और ये टीटी क्या कहलाएगा, आप कहेंगे F1 जनरेशन कहलाएगा। और ये F1 जनरेशन क्या है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये शुद्ध लंबा है। ये क्या है, शुद्ध लंबा है। और मेरे मित्र यहां पे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो रहा है वो किसके बीच, तो आप सभी कहेंगे मटर के लंबा और बौना पौधा के बीच। किसके बीच, मटर के लंबा और बौना पौधा के बीच। तो यहां पे मटर के वैसे दो पौधे, जो एक लंबा है और एक बौना है, दोनों के बीच में अगर क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराया जा रहा है तो फिर हमें जो नया संतति मिल रहा है सर, उसका नेचर क्या है, तो उसमें लंबेपन का गुण प्रभावी है, यानी कि वो शुद्ध लंबा है। और ये क्या है, F1 जनरेशन के पौधे हैं। तो परमाविकता का नियम यह कहता है कि प्रथम पीढ़ी में उपस्थित होने वाले लक्षण क्या होंगे, प्रभावी होंगे, यानी कि डोमिनेंस होंगे। और मेरे मित्र इस नियम के अनुसार आप ये कह सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ आप ये कह सकते हो कि लंबापन का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होगा, आप कहेंगे प्रभावी फैक्टर होगा, यानी कि डोमिनेंस होगा। और जो बोनेपन का प्रॉपर्टीज है वो क्या होगा, रिसेसिव यानी कि अप्रभावी होगा। तो अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि मेंडल का परमाविकता का नियम क्या है, तो आप सभी कहेंगे ये मेंडल के आनुवांशिकता का प्रथम नियम है, जो ये कहता है कि प्रथम पीढ़ी की संतति में जो प्रभावी लक्षण होंगे वो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेंगे। जैसे कि आप ये एग्जांपल दे सकते हैं। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी आपने बताया कि मेंडल ने पृथक्करण का नियम भी दिया, इसको हम लोग लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, तो मेरे मित्र याद रखिएगा कि इस नियम के अनुसार मेंडल ने बताया कि जो युग्मक का निर्माण होगा, युग्मक कैसे फॉर्म होगा चला, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी वी नो दैट when the male gametes are combined with female gametes, then the zygote are formed,
देन द जाइगोट आर फॉर्म। और ये जो जाइगोट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, युग्मज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मज कहते हैं। और ये जो गैमेट्स हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। तो मेरे मित्र पृथक्करण नियम कहता है कि दो युग्मक यानी कि जो मेल है इसको हम लोग नर युग्मक बोल सकते हैं और फीमेल है तो इसको हम लोग मादा युग्मक बोल सकते हैं। तो हम सभी को मालूम है कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के युग्मज बनाएगा। अब जो आनुवांशिक गुण आएगा वो सर इसी नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों से आएगा। किसमें, इस जाइगोट में, इस युग्मज में। तो मेरे भाई पृथक्करण के नियम में मेंडल साहब बता रहे हैं कि युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े यानी कि जो फैक्टर के जोड़े हैं को कारक अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से केवल एक ही कारक युग्मक में पहुंचता है। यानी कि मेरे मित्र युग्मक का जो निर्माण होता है, गैमेट्स का जो फॉर्मेशन होता है, तो मेल में हो या फीमेल में हो, मेल में हो या फीमेल में हो, तो उसको निर्माण करने वाले जो दो कारक होते हैं या कारक के जो जोड़े होते हैं उसमें से केवल और केवल एक ही जोड़ा उस युग्मक में क्या होता है, इंटर कर पाता है या आप कह सकते हो युग्मक तक पहुंच पाता है। दो जोड़े कभी भी एक साथ युग्मक में नहीं पहुंचते हैं। आप कहेंगे गुरुजी इस नियम को थोड़ा सरल भाषा में समझाओ, ये F1 वाला जैसे आपने समझाया ये समझ में आ गई। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि मेंडल ने इस चीज को समझाने के लिए क्या कहा कि जैसे अगर हम लोग लंबा पौधा और बौना पौधा के बीच में क्या करते हैं सर, क्रॉस करवाते हैं, तो यहां पे हमें जो पौधा मिलता है वो टी मिलता है। अब ये क्या है, आप सभी कहते हैं सर F1 जनरेशन के पौधे हैं। तो मेंडल ने कहा कि जब हम लंबा पौधा और बौना पौधा के बीच में हमने क्रॉस करवाया तो हमें शुद्ध लंबा पौधा मिला। तो मेंडल ने इसी F1 पीढ़ी के जो पौधे थे उनके फूलों के बीच में स्वपरागन कराया और उससे क्या मिला सर F1 पीढ़ी के स्वपरागन, F1 पीढ़ी के स्वपरागन यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन के उपरांत मेरे मित्र जो नई संतति मिली वो क्या थी सर जो नई संतति मिली वो क्या थी सर, F2 जनरेशन का था। और मेरे मित्र F2 जनरेशन में आप सभी ने क्या देखा था कि सर F2 जनरेशन का जो अनुपात है वो कितना 3:1 किस चीज का, तो सर आप कहते हैं लक्षण प्ररूपी का। मतलब इसमें 3 आपका क्या हो रहा है, 3 शुद्ध लंबा और मेरे मित्र एक आपका बौना। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मेंडल के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े जो हैं वो एक एक करके अलग हो जाते हैं और इनमें से केवल एक ही कारक युग्मक में पहुंच पाता है। तो सर दूसरी पीढ़ी आते आते तक जो लंबापन और बौनेपन का अनुपात है वो आप क्या देख रहे हो, तो गुरुजी 3:1 हो जा रहा है। मतलब साफ है कि जो लंबापन का कैरेक्टरिस्टिक था और जो बौनापन का कैरेक्टरिस्टिक था ये दोनों साथ युग्मक में नहीं इंटर कर रहे हैं, मतलब एक एक कर रहे हैं। तो इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, मेंडल का पृथक्करण नियम कहते हैं। ये युग्मज वाली बातें आपको यहां पे भ्रमित करेगी, मैंने आपको समझाने के लिए बताया, तो इसको हम यहां से हटा देते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर रहे। अब आप कहेंगे कि गुरुजी स्वतंत्र अपव्ययन का नियम क्या था, तो आप सभी ध्यान में रखना कि मेंडल ने अपने आनुवांशिकता के तीसरे नियम में जो स्वतंत्र अपव्ययन का नियम दिया यह बहुत ही सरल सा नियम था। मेंडल के अनुसार कारकों के विभिन्न जोड़े जो किसी जीव में पाए जाते हैं, यानी कि फैक्टर्स के अलग अलग पेयर जो किसी जीव में पाए जाते हैं, एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र होते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक मिश्रित होकर नए रंग रूप के जीव बना सकते हैं। यानी कि अगर किसी कारक में, किसी फैक्टर में, मतलब किसी जीव में क्या हो सर, कारक के अलग अलग क्या हो, फैक्टर हो, तो ये सर एक दूसरे के प्रति पूरी तरीके से फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और मेरे मित्र ये किसी अन्य जीव के साथ स्वतंत्रता पूर्वक मिश्रित होकर के क्या करते हैं सर, नए रंग रूप के जीव बना सकते हैं। और इसी नियम को हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कहते हैं। तो आपके एग्जाम में मेंडल के इस तीनों लॉ से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आपको मेंडल के तीनों लॉ से संबंधित सवाल दिख जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे लेंगे।